बच्चों। तो बच्चों मैं उमेश सर आपके सामने आज जेई मेंस 2022 का क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये आपका पेपर हुआ था 24 जून को हुआ था शिफ्ट 1 के अंदर, ठीक है। तो इसमें टोटल 30 क्वेश्चन है। ये 30 क्वेश्चन को हम एक क्लास में नहीं डिस्कस करेंगे। एक क्लास में आपको हम 6 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस टाइप से टोटल 5 लेक्चर में मैं ये पेपर को कंप्लीट करूंगा, ठीक है। फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो 25 जून तक लेके आऊंगा। इस टाइप से मैं सीरीज पूरा कंप्लीट करूंगा, ठीक है। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और देखिए आप कैसे हो रहा है ये, ठीक है। आप लोगों में से इसमें बहुत ने सॉल्व किया है, अपना क्वेश्चन मैच कर सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर मैच कर सकते हैं, ठीक है। कितना सही है कितना गलत है आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट द बल्क मॉडुलस ऑफ ए लिक्विड इज 3 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसमें बच्चों आपको गिवन क्या है? गिवन है बल्क मॉडुलस यानी बीटा। तो बल्क मॉडुलस गिवन है 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड, सॉरी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसमें बोला है कि द प्रेशर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बाय 2%। कितना प्रेशर लगाएंगे कि उसका वॉल्यूम 2% से रिड्यूस हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले आप बल्क मॉडुलस क्या जानते हैं? बल्क मॉडुलस होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेन होगा चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। और फोर्स पर यूनिट एरिया यही होता है आपका प्रेशर। तो प्रेशर हो गया माइनस डेल्टा V बाई V। माइनस साइन को छोड़ देते क्योंकि प्रेशर का हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। वैसे भी आप इसमें देख सकते हो सारे पॉजिटिव वैल्यू है। तो प्रेशर का इक्वेशन आपके सामने आ जाएगा बीटा इनटू चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। बस इस फार्मूला में आप पुट करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये आप देख लीजिए क्या दिया है आपका, ठीक है। तो प्रेशर क्या आ जाएगा? बल्क मॉडुलस कितना है? 3 × 10⁸ और वॉल्यूम जो रिड्यूस हुआ है 2% से, ठीक है। 2% का मतलब हुआ 2/100, ठीक है। तो 2 0 कैंसिल हो जाएगा 10⁻6। इसका आंसर होगा 3 × 10⁻6, ठीक है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि ये तो डायमेंशनलेस होता है ना, ठीक है। तो जो बल्क मॉडुलस का यूनिट है वही हो जाएगा आपका प्रेशर का। तो 3 × 10⁻6 ये ऑप्शन नंबर 1, सॉरी 1 नहीं दिख रहा है आपको, अच्छा 8 आ रहा है इसमें, तो हम कुछ गलत कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पे 3 × 10⁻10 दिया है, सॉरी मैं यहाँ पे 8 लिखा हूँ। तो यहाँ पे 10 है, इसको आप कट करेंगे तो 10⁸8 आएगा, ठीक है। 10⁸8 बच जाएगा आपको, इसकी जगह पे 10⁸8 यानी ये आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर मैं मार्क करूंगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आदि है। ये क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन का है, ठीक है। तो आप स्टेटमेंट को देख सकते हैं। असर्शन में लिखा गया है
In an uniform magnetic field, speed and energy remains the same for moving charge particle. तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या स्पीड कांस्टेंट होता है? तो इसका जवाब है कि स्पीड कांस्टेंट होता है, क्योंकि आप जानते होइएगा जब भी चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है तो वो सर्कुलर पाथ लेता है, इसीलिए लेता है क्योंकि इस पे फोर्स लगता है परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला आप जानते हैं कि ये होता है Q V क्रॉस V, यानी फोर्स V पे भी परपेंडिकुलर है और V पे भी परपेंडिकुलर है। तो यदि फोर्स V पे परपेंडिकुलर है तो फोर्स का कोई भी कंपोनेंट V के डायरेक्शन में नहीं आएगा, V cos 90 जीरो हो जाएगा। तो फोर्स का कोई कंपोनेंट वेलोसिटी के डायरेक्शन में नहीं आया, इसका मतलब फोर्स का कोई इफेक्ट उस पे नहीं होगा, तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो पहला जो स्टेटमेंट है असर्शन वो एकदम सही है। इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड स्पीड एंड एनर्जी, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड यदि आपका कांस्टेंट है इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv²। तो हाफ m तो कांस्टेंट है, v भी कांस्टेंट हो गया, तो आपको काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गया, कांस्टेंट। तो असर्शन आपका सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका रीजन देखिए, मूविंग चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन। अभी मैंने बताया क्योंकि मूविंग चार्ज में क्या होता है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, तो उस फोर्स का वेलोसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता। तो रीजन भी सही है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है असर्शन का, इसीलिए इसका ऑप्शन देख लीजिए आप, बोथ A एंड R ट्रू एंड R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर A हो गया। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये बात क्लियर हुआ होगा जो बात मैंने बताया। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, जो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है और इस क्वेश्चन में आपको बोला गया ये करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन है और इसमें ये 20 ओम का रेजिस्टेंस, ये 20 ओम रेजिस्टेंस ये हमने लिखा नहीं। ठीक है, उसके बाद ये दिया गया है आपको 1.5 वोल्ट और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। ठीक है, इसका भी 1.5 वोल्ट और यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक, तो इस टाइप से ये आपको सवाल है, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, आपको ये इंटरनल रेजिस्टेंस ही फाइंड करना है, तो इसको हम मान लेते हैं R। ठीक है, और ये वोल्ट मीटर है, इसको आप सप्लाई मत समझिएगा, ये वोल्ट मीटर है जो इसके क्रॉस वोल्टेज मेजर करता है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि टू आइडेंटिकल सेल्स, ये दोनों आइडेंटिकल सेल्स ईच ऑफ EMF 1.5 वोल्ट कनेक्टेड इन पैरेलल में कनेक्ट है across a parallel combination of two resistors, each of resistance 20 ohm। ये जो पैरेलल है खुद वो भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में है 20 ओम जो पैरेलल में आपस में उसके साथ। तो इंटरनल रेजिस्टेंस आपको बताना है क्या होगा। तो देख सकते हैं आप, जितना करंट ये सप्लाई करेगा उतना करंट ये सप्लाई करेगा, क्योंकि आइडेंटिकल सेल्स है। तो ये यदि I सप्लाई किया तो ये भी I सप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या जाएगा 2I। और चूंकि ये दोनों रेजिस्टर फिर से 20 ओम का है, सेम रेजिस्टेंस है, तो करंट इक्वली डिवाइड होगा, तो फिर से इसमें I जाएगा, इसमें I जाएगा। ठीक है, अब ये I आप मेजर कर सकते हो। ये I कैसे मेजर करेंगे, इसके पैरेलल में वोल्ट मीटर कितना मेजर किया है वोल्टेज, तो ये मेजर किया है 1.5। तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, इसीलिए 20 के क्रॉस आपका वोल्टेज क्या हो गया, जो वोल्ट मीटर ने मेजर किया 1.2 वोल्ट। तो I हो जाएगा आपका वोल्टेज 1.2 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस 20, तो ये आपका आ जाएगा इसमें। इसको हम डेसिमल उड़ा देंगे तो रह देते ऐसे, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो ठीक है।
इसको सॉल्व करना तो ऐसे सॉल्व कर सकते, डेसिमल हटाएंगे तो 12 बाई क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, और 2 से आप काट दीजिए 100, ये 6, यानी ये हो जाएगा आपको 0.06 एम्पियर करंट हो जाएगा। ठीक है, अब टर्मिनल वोल्टेज इस सेल के क्रॉस वही होगा जो ये वोल्ट मीटर ने मेजर किया। ठीक है, तो टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पे VT ये होता है EF माइनस IR होगा। ठीक है, डिस्चार्जिंग के केस में यही होता है, चार्जिंग यहाँ प्लस आता है, तो टर्मिनल वोल्टेज कितना है 1.2 वोल्ट। ठीक है, EMF ऑफ द सेल कितना है 1.5, और करंट आपने फाइंड किया, ये फाइंड किया 0.06 रेजिस्टेंस आ गया, इसको इधर कर लेंगे तो 0.06 R, ये 1.5, ये इधर गया तो -1.2, यानी ये आ जाएगा आपको 0.3, तो R का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.3 डिवाइड में 0.06। अब डेसिमल उड़ाएंगे तो 3, 2 जीरो ऊपर में जाएगा और 1 जीरो नीचे में आएगा, ये कट गया, आपको कितना आ गया 30 ओम रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, अरे कहां पे गलती किया हमने, तो देखिए बच्चों यहाँ पे 6 आपका छूटा हुआ 6, तो 30/6 यानी ये क्या हो जाएगा 5 ओम रेजिस्टेंस, जो कि ऑप्शन सी में आपको दिख रहा है। ठीक है, एक तो आप ऐसे कर सकते, ठीक है, दूसरा और तरीका है जिससे कर सकते, आप क्या कर सकते इसका आर इक्विवेलेंट निकाल दो। ठीक है, वैसे भी कर सकते इसका आर इक्विवेलेंट निकाल करके। ठीक है, तो ठीक है, ऐसे आसान लग रहा है हमको। ठीक है, तो चलिए नोट कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 4 ये आपको यूनिट एंड डायमेंशन से पूछा है। आइडेंटिफाई ए पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव डिफरेंट डायमेंशंस। दो फिजिकल क्वांटिटी हर ऑप्शन में दिया है, इसमें से कौन सा ऑप्शन में ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन डिफरेंट पूछ रहा है, सेम नहीं पूछ रहा है आपको। ठीक है, तो आपको एक एक करके चेक करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा आपको। तो सबसे पहले आप देखिए वेव नंबर। ठीक है, वेव नंबर होता है 1/λ। वेव नंबर होता है आपको 1/λ। ठीक है, तो ऑप्शन ए यदि आप चेक करेंगे तो वेव नंबर होता है 1/λ, और लैम्डा क्या होता है डिस्टेंस, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा m L इनवर्स t का पावर 0, n का पावर 0। ठीक है, रेडबर्ग कांस्टेंट, तो रेडबर्ग कांस्टेंट 1/λ बराबर फॉर्मूला होता है 1/n1² - 1/n2²। ठीक है, एनर्जी का फॉर्मूला से आया। यहाँ पे r है आपका रेडबर्ग कांस्टेंट, ये होता है डायमेंशनलेस, यानी r का डायमेंशन वही होगा जो 1/λ का आएगा, तो फिर से ये हो जाएगा m0 L इनवर्स t का पावर 0। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये ऑप्शन आपका कट गया। ठीक है, पहला ऑप्शन में दोनों फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन सेम है। अब सेकेंड ऑप्शन को आप यदि चेक करोगे तो सेकेंड ऑप्शन में बोला है आपको स्ट्रेस एंड कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो स्ट्रेस होता है बच्चों फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स का हो गया m L t का पावर -2, एरिया हो गया L², ये L से एक L कटेगा, ये आ जाएगा m L इनवर्स t का पावर -2। और कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी यानी यंग्स मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी बोल सकते हैं, तो ये स्ट्रेस बाई क्या होता है स्ट्रेन,
और स्ट्रेन होता है डायमेंशनलेस, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, दोनों वॉल्यूम है तो स्ट्रेन क्या होता है डायमेंशनलेस। तो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन वही होगा तो स्ट्रेस का होगा। तो फिर से आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो के गलत हो गया। अब सी और डी में, तो सी आपको चेक करना है, तो हिस्टैरिसीस आपको समझना पड़ेगा। ये हिस्टैरिसीस लूप होता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये कहलाता है आपको पोरेसिविटी और ये कहलाता है रिटेंटिविटी। तो ये होता है कि जितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हमें चाहिए इसका मैग्नेटिक फील्ड विथड्रॉ करने के लिए, वो बदलता है पोरेसिविटी। यानी ये दोनों केस में ये क्या होगा आपका H होगा। तो ये भी आपका सेम डायमेंशन हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत। तो आपका ये हो जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का ही बच गया, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। वैसे भी जानते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा, C अपॉन हो जाएगा m डेल्टा T, m मास डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर, और लेटेंट हीट ml होता है, तो लेटेंट हीट हो जाएगा आपका लेटेंट हीट आपका हो जाएगा ये Q बाय m, ml होता है, Q बराबर ml होता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, या फेज जब चेंज होता है, ठीक है। तो Q हीट हो गया, एनर्जी हो गया, और ये मास कहीं से मैच नहीं हो रहा, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया बच्चों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो यूनिट एंड डायमेंशन से ये क्वेश्चन था, ठीक है। देखिए, चलिए नोट कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, ये आपको प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में बोला गया है एक प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। आफ्टर t seconds its inclination with horizontal becomes 0 if r represents horizontal range of projectile, the value of theta will be, ठीक है। तो देखिए, आपको बोला गया है बच्चों कि आपने किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया, ठीक है, कुछ वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया u, ये आपको दिया 25 मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल पे आपने प्रोजेक्ट किया जो कि थीटा है हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है। तो ये बोला गया है कि आफ्टर t सेकेंड्स इसका जो इंक्लिनेशन अभी थीटा है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा ये घटते चला जाएगा, तो ये इंक्लिनेशन 0 हो जाएगा, इंक्लिनेशन विथ हॉरिजॉन्टल बिकम्स 0। और ये आप जानते हैं कि ये इंक्लिनेशन 0 होता है मैक्सिमम हाइट पे जाके, हॉरिजॉन्टल हो जाता है ये, ठीक है। और ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ है, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये थीटा बताना है कि थीटा क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे जब फेंका गया समय 0 हो रहा, मैक्सिमम हाइट पे जो जाता है वो होता है आपका टाइम ऑफ एसेंट TA, जो कि टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ होता है। तो टाइम ऑफ एसेंट मैक्सिमम हाइट पे जाने का ये होगा टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ, और टाइम ऑफ फ्लाइट होता है आपका 1/2 तो पहले से है, और टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u sin थीटा बाई g, 2 से 2 कट जाएगा, तो TA का वैल्यू हो जाएगा u sin थीटा बाई g हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे स्मॉल t लिया है, समझे, TA का वैल्यू ये TA नहीं बोल के स्मॉल t, आंसर में आप देखिए स्मॉल t की टर्म दिया भी है कि विद हॉरिजॉन्टल आफ्टर t सेकेंड ये यहाँ पहुंचता है, तो टाइम ऑफ एसेंट की जगह हम स्मॉल t यूज कर लेंगे, ठीक है, t। तो यहां से आप एक चीज निकाल सकते हो कि sin थीटा हो जाएगा gt बाय u, ये हमने अभी निकाल के फिलहाल रख दिया, ठीक है।
अच्छा, रेंज आपको बोला गया है, इसका रेंज आर है, तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, तो रेंज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को आप राइट कर सकते हो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, डिवाइड में क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम क्या करते हैं कि 2u स्क्वायर बाई जी रहने देते। ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू आप रख सकते हो, साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा जी टी बाई यू, और ये हो गया इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा, u से u कटेगा, g से g भी कटेगा, तो यहां से cos थीटा का वैल्यू आ रहा है रेंज r बाई एक u बचा हुआ है 2u और t बचा हुआ है 2u t बच गया। ठीक है, तो साइन वाला आंसर तो नहीं आएगा क्योंकि थीटा साइन इनवर्स gt बाई u, और ये ऑप्शन में है नहीं, कॉस वाला ऑप्शन है नहीं, तो आपका साइन वाला ये भी आंसर नहीं आ रहा है। ये तो कटा, ये तो कटा, साइन वाला आपको ये टर्म है और साइन वाला इसे नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस दो में से कोई है। ठीक है, तो हम अब देखते हैं आर ऊपर में हमें दिख रहा है, तो हम डायरेक्ट कॉट थीटा को वैल्यू निकाल के देखते हैं, यानी कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा हो गया r बाई 2ut। ठीक है, और डिवाइड करेंगे साइन थीटा के वैल्यू से, तो gt बाई u, तो u चला जाएगा ऊपर, नीचे क्या आ जाएगा? gt, u से u यहां पे कैंसिल हो रहा है, तो cot थीटा क्या आ रहा है? r बाई 2gt स्क्वायर। ठीक है, तो 2gt स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, इसमें कहां पे गलती हो रहा है? चलिए देखते हैं। तो ठीक है, इसमें आप g का वैल्यू डालिएगा, आंसर आ जाएगा आपका। ये r बाई g का वैल्यू 10 लेंगे तो 2 इंटू 10 20t स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप से आपका आंसर क्या हो गया? इस टाइप से आंसर फाइनली ये हो गया, कॉट उधर गया तो थीटा इक्वल टू हो गया कॉट इनवर्स r बाई 20t स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट है आपके पास। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हम आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। तो ये क्वेश्चन में आपको बोला गया है ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg starts sliding on a surface with initial velocity 9.8 meter per second. The coefficient of friction between the surface and block is 0.5. Distance covered by block before coming to rest. देखिए ये रफ सरफेस है, इसके ऊपर ब्लॉक रखा गया है और इसका इनिशियल वेलोसिटी आपको u दिया गया है। इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया गया है? तो देखिए अब ये आपको दिया गया है 9 मीटर पर सेकेंड। अब ये रफ सरफेस है, तो इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी आपको दिया गया है और इसका वैल्यू दिया गया है 0.5, म्यू का वैल्यू 0.5। तो इसको ये स्पीड आपने दिया और छोड़ा, तो इस पे कौन सा फोर्स काम करेगा? फ्रिक्शन फोर्स। ये हो गया इसका इंटेंशन ऑफ मोशन या डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन। उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा और यही इसको स्पीड को घटाएगा, रिटार्ड करेगा। ठीक है,
तो कितने से ये रिटार्ड करेगा, कितने से इसका स्पीड घटाएगा। तो आप फ्रिक्शन फोर्स जानते हैं, मैक्सिमम म्यू एन होता है और ये हो जाएगा म्यू एम जी। अब एक्सीलरेशन निकालेंगे तो फोर्स बाय क्या हो जाएगा, मास, यानी म्यू एम जी बाय मास कट गया, तो ये म्यू का वैल्यू आप 0.5 रखें, म्यू का वैल्यू 0.5, ठीक है। और जी का वैल्यू यहाँ पे हम ऑप्शन के हिसाब से 9.8 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9.8, यानी 1/2 9.8, ये हो जाएगा आपका 4.9 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ पे एक्सीलरेशन हम लेंगे नेगेटिव, क्योंकि ये रिटार्डिंग फोर्स है, इसके स्पीड को घटाएगा, ठीक है। तो बोला गया है कितना डिस्टेंस चल जाएगा ये रुकने से पहले। यहाँ पे मान लीजिए आके रुक गया, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया इसका, 0। तो यहाँ से यहाँ तक कितना चला, बस है क्या, ये एक्सीलरेशन आपको कांस्टेंट है, तो आप इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स लगा सकते हैं, ठीक है। v² बराबर u² प्लस 2as लगा दो, फाइनल वेलोसिटी 0, u दिया है 9.8 का स्क्वायर, माइनस हो जाएगा 2, एक्सीलरेशन 4.9 इंटू s, तो ये हो जाएगा आपका s हो जाएगा 9.8 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 4.9, 9.8 ये आ जाएगा, कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 9.8 मीटर, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 9.8 ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर बी है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये हो गया 3 नंबर इसका आंसर, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए मैं यहीं पे रोकता हूँ, ठीक है। आज हमने 6 क्वेश्चन किए, अगली क्लास लेक्चर 2 में हम बाकी का 6 क्वेश्चन करेंगे। तो पहले जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये हर लेक्चर में हम 6 क्वेश्चन करके कंप्लीट करेंगे। आपको टोटल 5 लेक्चर में ये 24 जून का शिफ्ट 1 का पेपर कंप्लीट होगा, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास यही रोकते हैं। बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। चैनल्स को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर दोस्तों में जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए बाय।